नेक्स्ट आज की क्लास में हम बात करेंगे। हमने आज से पहले क्लास में समायोजन के अंदर जो समायोजन के जो प्रत्यक्ष उपाय थे वो देख ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं समायोजन की जो युक्तियों के अंदर जो अप्रत्यक्ष युक्ति है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अप्रत्यक्ष उपाय क्या बात है, कौन सा है कि अप्रत्यक्ष उपाय कौन से होते हैं। तो अप्रत्यक्ष उपाय में निम्न युक्तियों को क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। कौन कौन सी युक्तियां होती हैं उनको देखते हैं कि अप्रत्यक्ष उपाय के अंदर शामिल की जाती है। तो सबसे पहले आता है दमन। सबसे पहले अपना क्या आता है, दमन। और दमन का क्या होता है, मन में दबाना। दमन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मन में दबाना। कोई भी बात है, इच्छा है, रुचि है, अभिरुचि है, उन सभी को व्यक्ति के द्वारा क्या कर लिया जाता है, मन में दबा लिया जाता है समायोजन करने के लिए। उसे क्या कहते हैं, दमन कहते हैं। तो अपने अप्रत्यक्ष उपाय के अंदर पहली युक्ति क्या रहेगी अपनी, दमन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मन में दबाना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मन में दबाना। तो ये क्या होती है, ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन को स्थापित करने के लिए जानबूझकर अपनी इच्छाओं, भावनाओं, आदतों और रुचियों को मन में दबाना शुरू कर देता है तो वह युक्ति दमन के नाम से जानी जाती है। यानी जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए क्या करता है, जानबूझकर अपनी इच्छाओं, भावनाओं, आदतों और रुचियों को क्या करने लग जाता है, दबाने लग जाता है, तो वही युक्ति क्या कहलाती है, अपनी दमन कहलाती है। जैसे कि ससुराल में समायोजन करने के लिए नई बहू के द्वारा अपनी इच्छाओं को दबाना। जैसे कि ससुराल में समायोजन स्थापित करने के लिए नई बहू द्वारा अपनी इच्छाओं को दबाना। सत्य बात है कि जो नई बहू उसकी कुछ इच्छाएं, रुचि, अभिरुचि, आदत होती है, लेकिन क्या है, ससुराल में इन सभी को दबाने, ससुराल के अंदर समायोजन स्थापित करने के लिए वो क्या करती है, अपनी इच्छाओं, रुचियों, भावनाओं, आदतों को क्या करने लग जाती है, दबाने लग जाती है। तो वो युक्ति कौन सी कहलाती है, अपनी दमन कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समन। नेक्स्ट अपने कौन सा उपाय रहेगा, समन। अप्रत्यक्ष के अंदर कौन सा रहेगा, समन। समन क्या होता है कि समन समायोजन की वह युक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की दुखदायी बातों और घटनाओं को भूलने की कोशिश करता है। समन क्या होता है कि समन समायोजन की वह युक्ति होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन की जो दुखदायी घटना या जो बातें होती है उनको भुलाने की क्या करता है, कोशिश करता है। जैसे दो मित्र हैं, उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो जब वो आमने सामने होते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, नजरें चुराने की कोशिश करते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो वो कौन सा उपाय है, समन। कौन सा रहेगा वहां पे, अपनी कौन सी युक्ति काम में करेगी, समन। जैसे कि मित्र से झगड़ा होने पर उससे नजरें चुराने की कोशिश करना, तो कौन सी युक्ति काम में आएगी, समन की युक्ति काम में आएगी। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कौन सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्या रहेगी अपनी, क्षतिपूर्ति। ये क्या होती है कि जब व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई शारीरिक दोष या कमी होती है तो उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति कृत्रिम वस्तुओं या साधनों का प्रयोग करने लग जाता है या कृत्रिम साधनों या वस्तुओं को काम में लेना शुरू कर देता है। तो वो क्या कहलाती है, क्षतिपूर्ति कहलाती है। जैसे एक छोटे कद की लड़की के द्वारा ऊंची एडी के सैंडल पहनना। क्षतिपूर्ति क्या होती है, जब व्यक्ति के अंदर कोई शारीरिक कमी या दोष होता है तो उसको पूरा करने के लिए जब व्यक्ति क्या करता है, किसी कृत्रिम वस्तु या संसाधन का क्या करता है, उपयोग करने लग जाता है या उसको काम में लेने लग जाता है, तो वो कौन सी युक्ति कहलाएगी, अपनी क्षतिपूर्ति। जैसे एक छोटे कद की लड़की है, तो छोटे कद की लड़की है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, ऊंची एडी के सैंडल पहनना, तो वो क्या कर रही है, क्षतिपूर्ति कर रही है। कम सुंदर दिखाई देने वाली स्त्री क्या करेगी, अब सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों का क्या करेगी, उपयोग करेगी, तो वो क्या होगी, उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। नेक्स्ट, तो ये अपने कौन से हो गया, समन हो गया, क्षतिपूर्ति हो गया कि जो छोटे कद की लड़की है वो अपनी हाइट को दिखाने के लिए क्या करेगी, हाई हील सैंडल का प्रयोग करेगी। नेक्स्ट अपनी रक्षा युक्ति रहेगी, कौन सा उपाय रहेगा, औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन का मतलब क्या होता है, क्या रहेगा अपना नेक्स्ट, औचित्य स्थापन। इसका मतलब क्या होता है,
शाब्दिक अर्थ क्या था, पद या किसी वस्तु, किसी पद या किसी वस्तु के अंदर दोष निकालना ही क्या कहलाता है, औचित्य स्थापन कहलाता है। व्यक्ति खुद की कमी नहीं देखता बल्कि क्या करता है, किसी वस्तु या पद में क्या करना है, दोष निकालना शुरू कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, औचित्य स्थापन कहलाता है। जैसे क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या पद को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता है लेकिन फिर भी उसे वह प्राप्त नहीं होता है, तो व्यक्ति उसी पद या वस्तु में दोष निकालना शुरू कर देता है जिसे वह क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता था। उसी पद या वस्तु में क्या करने लग जाएगा, दोष निकालने लग जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, औचित्य स्थापन कहलाएगा। जैसे लोमड़ी के द्वारा बार बार प्रयास किए जाने पर भी अंगूर हाथ न लगने पर क्या कहती है कि अंगूर तो क्या है, खट्टे हैं। अंगूर खट्टे क्यों है, उसके हाथ में लगे, उसने प्रयास किया, उसने कोशिश की बार बार अंगूर को प्राप्त करने की, लेकिन क्या नहीं हुई, वो सफल नहीं हुई। तो उस वस्तु को प्राप्त करने में वो क्या नहीं हुई, सफल नहीं हुई। तो उसने क्या कहा कि अंगूर तो क्या है, खट्टे हैं। तो उसने क्या, यहाँ पे कौन सी रक्षा युक्ति काम में ली है, औचित्य स्थापन की रक्षा युक्ति को काम में लिए है। नेक्स्ट में बात करूं कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि 3rd ग्रेड अध्यापक का वेतन कम है। किसी व्यक्ति ने क्या किया, रीट का एग्जाम दिया, उसके अंदर उसका क्या नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो क्या कहता है फिर बाद में कि 3rd ग्रेड अध्यापक की क्या है, सैलरी या वेतन क्या है, कम है, इसलिए मैंने इसमें क्या नहीं की, कोई रुचि नहीं दिखाई। नहीं, उसने रुचि भी दिखाई, तैयारी भी की, लेकिन क्या नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या कर रहा, वो औचित्य स्थापन दे रहा है क्या कि 3rd ग्रेड अध्यापक का वेतन क्या होता है, कम होता है। तो ये कौन सी रक्षा युक्ति काम मिली, यहाँ पे औचित्य स्थापन की रक्षा युक्ति को क्या लिया है, काम में लिया कि व्यक्ति क्या करने लग जाता है, जिस पद या वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, तो क्या कहता है, उसी पद या वस्तु में क्या करना शुरू कर देता है, वो दोष निकालना शुरू कर देता है। तो अपना क्या कहलाएगा, ये औचित्य स्थापन रक्षा युक्ति। नेक्स्ट अपनी रक्षा युक्ति रहेगी प्रक्षेपण। क्या रहेगी, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है, दूसरों पर दोष लगाना। कमी खुद में है लेकिन दोष क्या करेंगे, दूसरों में लगाएंगे। तो इस कंडीशन में कौन सी रक्षा युक्ति को काम में लिया जाता है, या कौन सी रक्षा युक्ति बोलते हैं उसे, प्रक्षेपण। दोष दूसरों पर लगाना, यानी कि कमी खुद में है लेकिन खुद की कमी को छुपाने के लिए क्या करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, गलत साबित करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो वहां कौन सी रक्षा युक्ति होती है, अपनी प्रक्षेपण। तो ये क्या होती है, देखते हैं कि इस युक्ति में व्यक्ति अपनी असफलता के लिए स्वयं अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानता है, यानी व्यक्ति खुद असफल हो रहा है और उस असफलता को खुद कारण नहीं मानकर किसी दूसरे को क्या करता है, कारण मानता है, बल्कि अपनी असफलता का दोष परिवार के सदस्यों, मित्रों, विद्यालयों, पुस्तक, कोचिंग या अन्य किसी पर लगाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अपनी असफलता का कारण है वो किसी दूसरे के सर क्या करने लग जाता है, मंडना शुरू कर देता है कि ऐसा नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, यानी कि खुद की गलती को नहीं मानता है, बल्कि अपनी असफलता का कारण है वो क्या करता है, दूसरों के सर मंडना शुरू कर देता है। तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी, प्रक्षेपण। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक व्यक्ति है जिसको नाचना ही नहीं आता है, फिर वो क्या कहेगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि आंगन टेढ़ा मैं क्या नहीं कर सकता, नाच नहीं सकता। अरे भाई सीधा सा बोलना कि मेरे को नाचना नहीं आता, आंगन कहां से टेढ़ा, तो क्या बोलेगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो कौन सी रक्षा युक्ति काम में लेंगे, प्रक्षेपण। फिर मैं बात करूं कि एक 10वीं कक्षा का छात्र वो परीक्षा में क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अनुत्तीर्ण का कारण वो क्या करता है, पर्यवेक्षक द्वारा सही तरीके से कॉपी न जांचने का कारण बताता है। खुद फेल हो गया, क्यों हो गया वो कारण नहीं, क्या बताएगा कि जिसने कॉपियां चेक की उसने सही तरीके से कॉपियां चेक नहीं की, उसने पी रखी थी, उसने झगड़ा कर रखा था, ये है वो है, उसने पक्षपात किया। नहीं, क्या करेगा, अपनी खुद की जो गलती है, असफलता है, को छुपाकर क्या करेगा, दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना शुरू कर देगा कि उसने कॉपियों को क्या नहीं किया, सही तरीके से चेक नहीं किया। तो कौन सी रक्षा युक्ति होगी अपनी, प्रक्षेपण रक्षा युक्ति। नेक्स्ट अपनी रहेगी युक्तिकरण। नेक्स्ट अपनी क्या रहेगी, युक्तिकरण। युक्तिकरण का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। युक्तिकरण का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी झूठी बातों को सही साबित करने के लिए झूठे वाद विवाद और तर्क वितर्क करता है, तो वह युक्तिकरण के नाम से जानी जाती है।
यानी कोई व्यक्ति है अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए क्या करता है, झूठे वाद विवाद करता है, तर्क वितर्क करता है, तो वहां पे कौन सी युक्ति को वो काम में ले रहा है, युक्तिकरण को काम में ले रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, उसने ये किया, उसने वो किया, मैंने कुछ नहीं किया। यानी कि सारा का सारा क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गलती है उसकी, तो अपनी झूठ को छुपाने के लिए क्या कर रहा है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और साथ में बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट कि झूठ बोलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, सीधा सा पूछ ले कि झूठ बोलने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मिथुमीनिया। तो झूठ व्यक्ति में जो झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है, मिथुमीनिया के नाम से जाना जाता है। कि झूठ बोलने की प्रवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है, मिथुमीनिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उस झूठ का मापन कैसे करते हैं, या मापन करने का यंत्र कौन सा होता है, तो झूठ का मापन यंत्र पॉलीग्राफ कहलाता है। झूठ मापन यंत्र कौन सा होता है, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ के माध्यम से क्या किया जाता है, झूठ का मापन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नार्वे टेस्ट। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नार्वे टेस्ट बोलते हैं। तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति क्या बोलते हैं, मिथुमीनिया। और उसका मापन करने वाले यंत्र कौन सा होता है, तो पॉलीग्राफ बोले, या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नार्वे टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, प्रतिगमन। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, प्रतिगमन। और प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ कहता है पीछे लौटना या वापस जाना, पीछे लौटना या वापस जाना, यानी कि अपनी वास्तविक आयु से पीछे जाकर या पीछे के कार्य करना। जैसे बच्चा क्या है, व्यक्ति की उम्र है 15 या 20 वर्ष, लेकिन कार्य कैसे करना, 7 या 8 साल के बच्चे के जैसे व्यवहार करना, उसके जैसे कार्य करना, क्या है, प्रतिगमन, यानी कि पीछे की तरफ लौटना। क्या होता देखते हैं कि इस युक्ति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसे कार्य और व्यवहार किए जाते हैं जैसे कार्य और व्यवहार शैशवावस्था या बाल्यावस्था में बालक द्वारा किए जाते हैं। जैसे एक अधिक आयु के बालक द्वारा घर जाकर अपने छोटे भाई की तरह घुटनों के बल चलना। क्या है कि प्रतिगमन का मतलब क्या था, पीछे लौटना या वापस जाना। जैसे एक अधिक आयु का बालक है, जैसे वो बाहर से घर लौटता है तो घर लौटते क्या करेगा, वो अपने छोटे भाई के समान घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। तो वो क्या है, प्रतिगमन है, पीछे लौटना है। या फिर मैं बात करूं कि एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा अपने दुखों को बताते हुए रोना शुरू कर देना, तो वो भी कौन सी रक्षा युक्ति है, प्रतिगमन। अवस्था कौन सी है, वृद्धावस्था, लेकिन अपने दुखों को सुनाते हुए व्यक्ति क्या करने लग जाता है, रोना शुरू कर देता है। तो रोने की क्रिया कहाँ, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। तो वो क्या कर रहा है, प्रतिगमन कर रहा है, पीछे की ओर लौट रहा है। तो ये अपना क्या रहेगा, प्रतिगमन। यदि प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या रहेगा था, पीछे लौटना या वापस जाना। नेक्स्ट बात करें तादात्म्यकरण या आत्मीकरण। नेक्स्ट कौन सा उपाय है, तादात्म्यकरण या आत्मीकरण। इसलिए क्या होता है, ये एक सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की क्या होती है, युक्ति होती है। यानी कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा क्या हो, मिले, उसे प्राप्त हो। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है। तो उसके लिए कौन से रक्षा युक्ति को काम में लेता है व्यक्ति, तादात्म्यकरण या आत्मीकरण की जो रक्षा युक्ति है उसको क्या करता है, काम में लेता है। तो ये क्या होती है कि यह सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की एक युक्ति है। इस युक्ति में कोई भी व्यक्ति सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपना संबंध किसी ऐसे व्यक्ति या परिवार के सदस्य या मित्र या अन्य किसी से स्थापित कर लेता है जिसे समाज में पहले से क्या है, मान सम्मान प्राप्त है। तो इसमें क्या करता है कि एक व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त करने के लिए अपना संबंध एक ऐसे व्यक्ति के साथ स्थापित कर लेता है जिसे पहले से ही समाज के अंदर क्या है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा क्या है, प्राप्त है। जैसे मैं बात करूं कि कोई बच्चा है जिसके चाचा क्या है, आईपीएस ऑफिसर है या डॉक्टर है या टीचर है या एसआई है, तो वो बच्चा क्या करेगा, जब घर से बाहर निकलेगा, कहीं बाहर जाएगा तो अपना परिचय क्या करेगा कि मेरे चाचा क्या है, आईपीएस ऑफिसर है, मेरे चाचा क्या है, एसआई है, मेरे चाचा क्या है, डॉक्टर है। अरे भाई अपने पिताजी का परिचय देना, क्यों अपने पिता का परिचय क्यों नहीं दे रहा है। मानो कि उस बच्चे के पिता क्या कर्षक है,
लेकिन बच्चा क्या करना चाहता है, समाज के अंदर मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए अपने पिता की पहचान को छुपाकर अपने चाचा की पहचान के साथ अपना क्या कर लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है कि मेरे चाचा ये है, मेरे चाचा वो है, न कि अपने पिता के साथ। तो जैसे कि बालक के द्वारा अपने आप को पिता के स्थान पर चाचा से जोड़ना कि मेरे चाचा क्या है, आईपीएस ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि उसके चाचा का पद क्या है, बड़ा है, और उस पद के कारण उन्हें समाज के अंदर क्या है, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की क्या है, प्राप्ति है। और उस चीजों को प्राप्त करने के लिए बच्चा क्या करता है, अपने आप को अपने चाचा के साथ जोड़ना शुरू कर देता है।